दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और चैप्टर का नाम है डेयरी उत्पाद सेकेंड। दोस्तों नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह आपका चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 3 नंबर का एक प्रश्न तथा एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एक ओटी आपका इस चैप्टर से पूछा जाना है। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम, चलो देर ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसी प्रकार से मैंने इस वीडियो में बनाए। समझिए, अच्छे जामन की विशेषताएं लिखिए। अच्छा, पहले तो ये जानना होगा कि जामन क्या होता है। दोस्तों सब जानते हैं कि दूध से जब दही हम जमाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी छाछ या जो दही की मात्रा उसमें डाल देते हैं। तो उस जामन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उसमें डालते हैं हम लोग दूध में, जिससे दही बन जाता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, जामन में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु होना चाहिए, क्योंकि यही जीवाणु दूध से दही बनाता है। यह लैक्टोज पर कार्य करता है तथा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है जिससे दूध से दही बन जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरा है, जामन में दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु नहीं होना चाहिए। जो जामन का आप उपयोग कर रहे हो वो ज़्यादा समय का जामन नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ज़्यादा समय का अगर दही होगा तो उसको डालोगे तो उसमें हानिकारक भी बैक्टीरिया होंगे जो दही में दुर्गंध पैदा कर देंगे। इसलिए दूसरी विशेषता ये है कि जामन दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणु उसमें नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तीसरी विशेषता है कि जामन में 0.8 से 0.9% अम्लता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एसिडिटी उस जामन में नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप विशेष याद रखें, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लें। जामन का पीएच 4.1 से 4.3 के मध्य होना चाहिए। जो जामन आप प्रयोग कर रहे हो दूध से दही बनाने के लिए, उसमें 4.1 से 4.3 के मध्य आपका पीएच उसका होना चाहिए। जामन प्रबल एवं शीघ्र अम्लता पैदा करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल जिस जामन का आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों, वह जामन कैसा होना चाहिए, जल्दी से एसिडिटी पैदा करे और जल्दी से आपको दूध से दही बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे जामन की विशेषताएं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की आपकी। अच्छे दही की विशेषताएं या गुण लिखिए। जब अच्छा जामन से आपने दही बना लिया तो उस दही में सबसे अच्छे गुण कौन से होंगे, उसकी विशेषताएं आपको बताना है। दोस्तों अच्छी दही की विशेषता निम्नलिखित है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने उसी प्रकार से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो आएंगे वीडियो में उसी प्रकार से बनाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दही में, ये दही की बात चलेगी, ये विशेष याद रखना। दही में 0.65 से 0.75% से अम्लता होना चाहिए। कितना? 0.65 से 0.75% क्या होना चाहिए, अम्लता होना चाहिए दही में। अब बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि सर आपने जामन तो वही दही ही होता है, तो आपने जामन में तो 0.8 से 0.9 बताया था। तो बात तो वही है ना, थोड़ा सा दही की जो अम्लता है जामन से थोड़ी सी कम होती है ना, क्योंकि जामन जो होता है उसकी थोड़ी एसिडिटी थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। 0.2 की तो बात कर रहे हैं, 0.6 से 0.7 है ये, वो आपका 0.8 से 0.9 था, तो 0.2 में ही थोड़ा सा आपका अंतर आता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा है, दही में खट्टेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। जो दही है उसमें किसी प्रकार का खट्टापन नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि दही में सुबास आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है दही में सुबास क्यों आती है, डाई एसिटाइल के कारण आती है। और दही ऐसा होना चाहिए कि उसमें सुबास आए। सुबास का मतलब आप कह सकते हैं सुगंध आनी चाहिए, ऐसा नहीं आप उसमें दुर्गंध आए। समझ रहे हैं ना बात को, सुबास वाला दही होना चाहिए। चौथा है दोस्तों, दही की सतह पर मलाई जमी होना चाहिए। आपको पता है मलाई क्या होती है, कि दही में जो वसा पाई जाती है, दूध में वसा पाई जाती है, आपको पता है उसके आपेक्षिक घनत्व कम होता है। जब आपेक्षिक घनत्व उसका कम हो जाता है तो वह ऊपर तैरती है। ऊपर कम हो जाता नहीं है, होता ही है उसका, किसका, वसा का। इसलिए वो ऊपर तैरती है वसा और ऊपर जम जाती है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं उसे मलाई कहते हैं हम लोग। तो मलाई ऊपर जमी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी।
तो दही की विशेषता इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नहीं कह सकते कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सभी प्रश्न में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाएगा और हाँ अथवा में भी पूछा जाएगा इसी चैप्टर से, इसी के अथवा में, तो आपको इसी चैप्टर से 2 प्रश्न मिलेंगे, तो कहीं ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखते चलें। दही के अवगुण लिखिए दोस्तों। तो दही में कौन कौन से अवगुण होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं दही का खट्टा हो जाना। अगर कई बार क्या होता है, अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे दही खट्टा हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि ज़्यादा समय तक रखा हुआ दही भी कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और मेन कारण खट्टा होने का क्या है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाना, अम्लता बढ़ जाना। अच्छा, अम्लता कैसे बढ़ती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, वो ज़्यादा क्रिया करते हैं तो बढ़ जाती है, इसलिए। दूसरा है दही से पानी बाहर निकलना। ये दही का अवगुण है कि कभी कभी क्या होता है, दही से पानी की मात्रा बाहर निकलने लगती है, निकलती है, अपन जनरली देखते हैं ज़्यादातर, तो वो क्या है, अवगुण है अगर पानी निकलता है उसमें, तो ठीक है। तीसरा है दोस्तों दही का ठीक प्रकार से ना जमना। कई बार क्या होता है, दही अच्छी प्रकार से नहीं जमता है, ठीक प्रकार से नहीं जमता है, तो ये क्या है, दही का अवगुण है। दही में अधिक अम्लता होना, बिल्कुल दही में खट्टा होने का तो यही कारण है कि उसमें ज़्यादातर अम्लता अधिक हो जाती है, तो वो दही कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो अधिक अम्लता भी एक क्या है, इसका अवगुण है। दही की सतह पर फफूंद जमा होना। कई बार क्या होता है, दही अधिक समय तक रखा हुआ तो उसके ऊपर क्या जम जाती है, फंगस, आपकी जो फफूंद होती है वो उस पर जम जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दही के जो अवगुण हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 4 की। दही की खाद्य महत्वता लिखिए। दोस्तों दही की खाद्य महत्वता कह सकते हैं, या दही की उपयोगिता भी हम लोग कह सकते हैं, दही का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों सब जानते हैं कि दही दूध से अधिक पाचक होता है। बिल्कुल, आपका दही जो होता है ना, दूध से बहुत अधिक पाचक होता है, जल्दी पच जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं ना दही में, वो जल्दी से आपके दही को पचा देते हैं। दूसरा दोस्तों, दही शरीर में ठंडक पैदा करता है। अब जैसे गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, आप जान रहे होंगे, दही बहुत ही आपका लाभदायक होने वाला है। अगर दही का उपयोग आप सुबह के समय करते हो तो पेट में होने वाली विभिन्न बीमारियों का हम क्या कर सकते हैं, रास्ता साफ कर सकते हैं, बिल्कुल बीमारी हमको नहीं होंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। दोस्तों दही अनेक रोगों में औषधि का कार्य करता है। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि दही जो होता है ना, विभिन्न प्रकार की औषधि के रूप में काम करता है, और ये कि आप कह सकते हैं प्राकृतिक औषधि है। अगर दही का सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे दही पेट रोगों, पैचिस, दस्त, इन सभी के इलाज में काम आता है। अगर किसी को दस्त लग रहे हैं तो दही खा लेना चाहिए आपका, तो उससे जो दस्त होते हैं, पैचिस होते हैं, वो बनो। पेट दर्द कर रहा है, तो पेट का कोई भी रोग हो जनरली, तो उसमें दही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनको सही करने। तो एक तरह से दही क्या है, एक औषधि है, ठीक है ना। तो ये दही की खाद्य महत्ता होती है, और क्या उपयोग होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइसक्रीम को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आइसक्रीम तो सब जानते होंगे, आइसक्रीम के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, इसलिए दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किए गए अवयव। बिल्कुल, हम आइसक्रीम बनाने के लिए कौन कौन से तत्व उसमें यूज कर रहे हैं, कम ज़्यादा मात्रा होने पर क्या होता है, आपकी आइसक्रीम को प्रभावित हो जाती है। दूसरा है सुवास कारक, मतलब आप जो आइसक्रीम बना रहे हो तो उसमें सुवास कारक भी डालते हैं। जैसे आप जानते ही हो सुवास कारक के बारे में, तो कि कलर जो होते हैं जनरली, जैसे मैंगो होती है, ऑरेंज होती है, विभिन्न प्रकार की आपकी आइसक्रीम होती हैं, तो उसमें जो सुवास कारक हैं, कम ज़्यादा डालने से भी और मात्रा ज़्यादा होने से भी उनका क्या होता है, उस प्रभावित आइसक्रीम हो जाती है। तीसरा है स्थायी कारक। चौथा है आइसक्रीम को जमाने का ढंग, कि आइसक्रीम को आप किस प्रकार से जमा रहे हो, तो ये प्रभावित करते हैं। पांचवा है मिश्रण तैयार करने की स्वच्छता की सावधानी। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जो मिश्रण हमने आइसक्रीम के लिए बनाया है, उसमें अगर स्वच्छता की सावधानी नहीं रखी तो आपकी आइसक्रीम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं खराब होती है तो कई बार खाते वक्त सही वो नहीं लगती है। छठवा है दोस्तों आइसक्रीम का संचय, मतलब आइसक्रीम का भंडारण। अगर आइसक्रीम को हम रखते हैं, अगर सही से उसको नहीं भंडारित किया गया तो वो आपकी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों आइसक्रीम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। क्लियर। चलिए
बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। पनीर का संगठन लिखिए, कंपोजिशन ऑफ पनीर। दोस्तों पनीर जो होता है ना आपका, इसका क्या क्या पाया जाता है सब जानते हैं। जल की मात्रा 37% पाई जाती है पनीर में, वसा की मात्रा 32.2%, प्रोटीन की मात्रा 25%, लैक्टोज 2.10% और खनिज 3.7%। दोस्तों यह प्रश्न आपको याद करना होगा। दोस्तों ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनमें हम समझाने वाली बात कोई होती नहीं है, जनरल प्रश्न है आपके, इनको अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो समझाने वाले प्रश्न होते हैं मैं उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों खोआ या मावा की। सब जानते होंगे खोआ या मावा के बारे में। तो खोआ या मावा का ओवर रन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये आपको, मैं तो ये कहूँगा 100% आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो देखिए आप लोग, खोआ के ओवर रन से तात्पर्य उस भार से है जो दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त खोआ में होता है। जो आपका खोआ होता है ना, दूध के संपूर्ण ठोस पदार्थ के अतिरिक्त हमने खोआ बनाया। और खोआ कैसे बनता है आपको मालूम है क्या होता है खोआ, कि दूध को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं और उसको पलटा द्वारा चलाते रहते हैं, तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो वाष्प बनकर उड़ जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो बाकी जो ठोस पदार्थ बनता है वो खोआ या मावा कहलाता है। अच्छा, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत आपकी नमी रहती है ना, तो वो क्या है, वो खोआ या मावा का ओवररन है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसमें प्रमुख रूप से पानी की मात्रा होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत जो नमी की मात्रा आपकी रहती है ना, वही उसका ओवररन कहलाती है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। चलिए बात करते हैं आगे, खोआ या मावा का संगठन लिखिए। मतलब खोआ या मावा में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों जल की मात्रा 25.5%, यही ओवररन होता है, ठीक है ना। दूसरा है वसा की मात्रा 26%, प्रोटीन 19%, लैक्टोज 26% और खनिज 3.5%। दोस्तों ये है आपका खोआ या मावा का एवरेज कंपोजिशन। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हाँ, ये आपके 8 प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है 3 नंबर का, आप अच्छी प्रकार से इनको समझ लें। और बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि सर इतना ही बहुत कम पढ़ाया आपने। बिल्कुल, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। आप बस 2 क्वेश्चन, और मैं आप ज़्यादा ही कह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है आपका जामन की विशेषताएं, दूसरा दही की विशेषताएं और तीसरा खोआ या मावा का ओवर। इन तीनों में से एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा, और अथवा में तो सभी प्रश्न में से कोई भी एक मिल ही जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे दोस्तों उनका भी भला हो सके। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इसमें से एक ओटी भी पूछा जा रहा है। चलो अब उस ओटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाना है, आपको पता ही है। तो नंबर 1 है, चेड्डार पनीर संसार में सबसे अधिक पसंद की जाती है। बिल्कुल, जो चेड्डार पनीर है संसार में सबसे अधिक इसको बनाते हैं। अच्छा, चेड्डार पनीर क्या होती है, कुछ नहीं दोस्तों, इसको आप कह सकते हो ये आपकी कठोर पनीर होती है, और ये आपकी वसा की मात्रा पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। दूसरी है कि दही किण्वित दुग्ध पदार्थ है। दही आपको पता है दूध से बनता है, दूध में किण्वन की क्रिया होती है, इसके बाद ही दही बनता है। कैसे बनता है आपको पता ही है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके किस पर कार्य करते हैं, लैक्टोज पे कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं और उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, पनीर भोजन में मांस का विकल्प होता है। बिल्कुल दोस्तों, पनीर जो होता है या मांस यानी मीट जो होता है ना, लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन होता है दोनों का लगभग आपका सेम होता है, मीट का और पनीर का। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं आगे, रबड़ी में औसत वसा की मात्रा। रबड़ी वो खट्टी वाली रबड़ी नहीं, ये जो दूध से बनाई जाती है रबड़ी, उसकी बात कर रहे हैं हम। कि दोस्तों जो रबड़ी होती है ना, उसमें एवरेज जो फैट परसेंट पाया जाता है वो 20% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 20% आपका फैट यानी वसा उस रबड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस आ सकता है, कई जगह 6.7 भी मिल सकता है, कई जगह 6.5 भी मिल सकता है आपको। क्लियर। चलिए, गाय के दूध से 18.3% खोआ प्राप्त होता है। बिल्कुल, गाय के दूध से कितने प्रतिशत खोआ प्राप्त होता है? 18.3% खोआ प्राप्त होता है। और भैंस के दूध से खोआ दोस्तों 21.6% मावा की या खोआ की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों।
तो ये सभी आपके पॉइंट समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट ओटी की ओर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बिंदु है आपको दोस्तों, अच्छे जामन की अम्लता 0.8 से 0.9 होती है। ये तो मैं आपको उधर पढ़ा ही चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। वृक्क पनीर बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों एक वृक्क पनीर होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया कैसे बनाता हो। दोस्तों जब दूध को हम पनीर में चेंज करते हैं तो आपको पता है उसमें क्या डालते हैं, रेनेट एक एंजाइम भी डालते हैं जनरली, नहीं तो बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो क्या साइट्रिक अम्ल बोले तो वो डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया भी उसमें कार्य करता है, बैक्टीरिया भी उसको हटा सकता है। तो वृक्क पनीर जो होता है ना वो बैक्टीरिया से बनाया जाता है, बहुत सारे फफूंद से बनाए जाते हैं, बहुत सारे साइट्रिक अम्ल से, तो समझ रहे हैं, सिरका से बना। तो ये आपके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी के आधार पर इनके नाम अलग अलग है, ठीक है। चलिए, दूध से दही लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एवं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा बनता है। सब जानते हैं दूध में किण्वन की क्रिया हुई, दही बन जाता है, और ये दोनों बैक्टीरिया काम करते हैं। इन दोनों बैक्टीरियाओं के या जीवाणुओं के नाम आप लोग याद जरूर रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब दोस्तों 11वां पॉइंट, सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर चेड्डर पनीर है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे अधिक कौन सी पनीर बनाई जाती है, चेड्डर पनीर, और इसको ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ओके चलिए 12वां पॉइंट है दोस्तों, फफूंद द्वारा पका पनीर रॉकफोर्ट पनीर होता है। बिल्कुल, फफूंद द्वारा जो पनीर बनाया जाता है उसको रॉकफोर्ट पनीर कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 12 बिंदु मैंने इस वीडियो में रखे हैं, और 12 बिंदु से बाहर आपका कोई ओटी नहीं जाने वाला है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, और आप सभी छात्र ध्यान रखें, समय बहुत कम बच रहा है, आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहें। और जो दोस्त कई बार कमेंट्स करते हैं कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मैं सभी पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट तो करो, आपको थोड़ा सब्र होना चाहिए। बहुत सारे छात्र मानते ही नहीं है सर ये वो ये, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, आप चिंता ना करें, पूरा पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करें। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि होली तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।